permanent tissues. What happens to the cells formed by meristematic tissues? कल हमने पढ़ा था कि meristematic tissues dividing tissue हैं, तो वो जो नए cells बनाते हैं उनका क्या हो? They take up a specific role and lose the ability to divide. वो ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं और एक स्पेसिफिक रोल एक्वायर कर लेते हैं और उनकी जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है. एज अ रिजल्ट वो परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं. ये जो प्रोसेस है एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर करने की, इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है. अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट होके डिफरेंट तरह के परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं. अगर आप एक प्लांट की स्टेम लो और अपने टीचर की हेल्प से उसके थिन स्लाइसेस काटो, सेक्शंस बनाओ उसके, फिर उसको सेफ्रोनिन के साथ स्टेन करके स्लाइड बना के आप उसको ऑब्जर्व करो अगर, तो आपको डिफरेंट तरह के सेल्स और उनका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया 6.3 फिगर में. अब इसके बेसिस पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन क्वेश्चंस का आंसर करो. क्या सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर है? ऑब्वियसली नॉट. आप देख सकते हो कितनी अलग अलग तरह के सेल्स, कितनी तरह के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं. मैनी टाइप ऑफ सेल्स आप ये काउंट कर सकते हो जितने आपको नजर आ रहे हैं. क्या आप कोई रीजन बता सकते हो कि क्यों ये सेल्स जो हैं ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं? ऑब्वियसली अलग अलग तरह के सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट इज व्हाई दे नीड टू बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स, राइट? सो सिंपल परमानेंट टिश्यू. सो इन एसेंशियल परमानेंट टिश्यू क्या है? जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी जो है उसे लूज कर देता है और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लेता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है. फर्दर परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कुछ लेयर्स जो है सेल्स की वो बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाती हैं. ये टिश्यू जो है ये पेरेन्काइमा है, जो कि एक तरह का परमानेंट टिश्यू. इसके अंदर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल्स पतली होती है. ये लिविंग सेल्स हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं. ठीक है, ये टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को और कुछ सिचुएशंस में फूड भी स्टोर करता है. कई बारी इसके अंदर क्लोरोफिल होती है और तब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है. उस टाइम पे इसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है. सो कंटेनिंग क्लोरोफिल इज क्लोरेन्काइमा. एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पेरेन्काइमा है उसमें काफी बड़े बड़े एयर स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलते हैं. वो जो खाली स्पेसेस हैं वो बॉयंसी अचीव करने में हेल्प करती हैं प्लांट्स को और उनको फ्लोट होने में हेल्प करती हैं. ऐसा जो पेरेन्काइमा है उसे एरेन्काइमा कहा जाता है. जो पेरेन्काइमा है स्टेम्स और रूट्स का, वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी स्टोर करता है. जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स की वो एक और तरह के परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा के कारण होती है. अगर आप देखते हो कि लीफ की जो डंडी है हम उसको काफी हद तक बेंड कर सकते हैं फिर भी वो टूटती नहीं. ब्रांच को हम काफी हद तक बेंड कर सकते हैं फिर भी वो टूटती नहीं. ठीक है, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट के पार्ट्स की, इट इज बिकॉज ऑफ अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा. ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ये हमें अब एपिडर्मिस के नीचे लीफ की डंडी में मिलता है. इसके सेल्स लिविंग, इलोंगेटेड और इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं कॉर्नर्स पे और इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है. ठीक है, राइट? Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. एक और तरह का permanent tissue है sclerenchyma. ये वो टिश्यू है जिसके कारण प्लांट हार्ड और स्टिफ बनता है, सख्त बनता है. हमने कोकोनट का हस्क देखा है, जो कोकोनट का बाहर वाला होल होता है वो सभी ने देखा है. ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का बना होता है. इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं, लंबे और पतले होते हैं और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो एक सीमेंटिंग मटेरियल लिग्निन के प्रेजेंस के कारण थिकन्ड होती है, मोटी होती है. ये जो मटेरियल है ये सीमेंट की तरह काम करता है और जिस तरीके से सीमेंट लगने से ईंटें एक मजबूत दीवार बना लेती हैं, वैसे ही लिग्निन के कारण जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के सेल्स हैं वो भी बड़े ही थिकन हो जाते हैं और एक
बड़ा हार्ड वो भी बन जाता है। अक्सर इनकी वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि इनके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, अराउंड वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम है उसके अराउंड, लीव्स की वेन्स में, और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आप एक फ्रेशली प्लग लीव लो रियो का, उसे स्ट्रेच करके खींचो और फिर तोड़ दो। खींच के जब आप तोड़ोगे तो उसकी जो बाहर वाली लेयर होगी वो आपको मिल सके। ठीक है, आप यू वांट कि उसकी जो थोड़ी सी छिलका है बाहर वाला या स्किन है कट से वो बाहर निकले। फिर उस पील को रिमूव करो और एक पेट्री डिश में डाल दो पानी की, थोड़ा सा सेफ्रनिन उसके अंदर डालो, कुछ मिनट्स तक वेट करो और फिर आप उसे ट्रांसफर करो एक स्लाइड के। उस स्लाइड के ऊपर फिर आप जेंटली एक कवर स्लिप लगा दो, ऑब्जर्व करो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, आपको कैसा नजर आएगा। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सबसे बाहर वाली लेयर है सेल्स की, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस यूजुअली एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। कुछ प्लांट्स जो कि बहुत ही ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, सूखा जहाँ पे ज्यादा होता है, पानी की कमी होती है, वहां पर जो एपिडर्मिस है वो थिक हो सकती है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट वाटर लॉस वो बहुत क्रिटिकल होती है। इट इज नेसेसरी कि पानी बिल्कुल भी लॉ जो है उसके थ्रू लूज ना हो सके। पूरा का पूरा प्लांट का जो सरफेस है उसकी आउटर कवरिंग के ऊपर ये एपिडर्मिस पाया जाता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है, स्किन भी हमारा एपिडर्मिस है एक तरह से। ठीक है, बट नॉट एपिडर्मिस, हम एनिमल्स में इसको एपिडर्मिस नहीं बोलते, एपिथेलियल बोलते हैं। उसी तरह से आउटर मोस्ट लेयर जो प्लांट्स के अंदर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। एरियल पार्ट्स जो हैं, जो प्लांट के जो पार्ट्स हवा में हैं, उनके जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो अक्सर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण पानी का लॉस होने से रुकता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है, और पैरासिटिक फंजाई वगैरह अगर उनको इन्वेड करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी बचाव होता है। क्योंकि इसका रोल जो है, नेचर जो है वो प्रोटेक्टिव है, इसीलिए जो एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स हैं दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर। अगर आप अपने घर को या किसी भी जगह को बचाना चाहते हो दुश्मन से, तो यू वुड इंश्योर, ये तो है नहीं कि आपने दीवार तो बहुत मजबूत बहुत लंबी बना दी लेकिन 10 जगह दरवाजे की जगह छोड़ दी लेकिन दरवाजा लगाया, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। उससे क्या प्रोटेक्शन मिलनी है? सिमिलरली, क्योंकि इस जो लेयर का काम है वो मेनली प्रोटेक्टिव है, इसीलिए इसके जो सेल्स होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं बिना किसी स्पेस से। मोस्टली जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। अक्सर उनकी आउटर और साइड वॉल्स जो होती हैं वो इनर वॉल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा थिकर होती हैं। हम लोग इनकी लेयर्स में कहीं कहीं पे छोटे छोटे होल्स, पोर्स हमें नजर आएंगे। ये पोर्स जो हैं, ऐसे जो पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर स्टोमेटा। ये किडनी शेप या बीन शेप सेल्स जो हैं वो इनको एनक्लोज करते हैं, विच आर कॉल्ड गार्ड सेल। ये जो स्टोमेटा हैं, ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जो एटमॉस्फेयर के साथ प्लांट्स का गैसियस एक्सचेंज होना है उसके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पानी का जो लॉस है जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही अकर करता है। एपिडर्मल सेल्स जो है रूट्स के, जिनका फंक्शन है मेनली पानी को एब्जॉर्ब करना, उनमें अक्सर लंबे लंबे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स, जिनको रूट हेयर कहा जाता है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। उनके कारण जो टोटल एरिया है जहां से पानी और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो सकती है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। सो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ मिनरल्स एब्जॉर्ब वो इंक्रीज हो जाता है। डेजर्ट प्लांट्स जैसे प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक और केमिकल सब्सटेंस क्यूटीन की कोटिंग देखने को मिलती है। क्यूटीन की वाटर प्रूफिंग क्वालिटी होती है, तो ये बिल्कुल भी पानी का जो लॉस है वो होने नहीं देता। ऑब्वियसली रीजन इसका यही है कि ऑलरेडी वहां पे पानी की बहुत कमी है, और ऊपर से अगर हम लोग मतलब प्लांट्स अगर लूज करते रहेंगे पानी,
तो जो उनको बड़ी मुश्किल से रूट्स उनकी पता नहीं कितनी डेप्थ तक जाके एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो दैट वुड बी अ रियल ट्रबल फॉर द प्लांट्स. सो दैट इज व्हाई no amount of water is allowed to escape in the form of evaporation, and for that the cutin is there. अगर आप एक ट्री की आउटर ब्रांच को देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को देखो ब्रांच की, और एक यंग स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर को देखो, तो दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा. यंग स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, जबकि एक ट्री की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ब्राउन कलर की होती है, सख्त होती है. जैसे 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 प्लांट्स ओल्ड होते हैं, उनकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. एक स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है. बाहर वाले जो सेल्स हैं वो इस लेयर से कट ऑफ हो जाते हैं. इससे मेनी लेयर थिक कॉर्क या बार्क जो है ट्री की वो बनती है. सो ये कॉर्क सेल से बनी होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, बड़ा ही कॉम्पैक्टली नजदीक नजदीक अरेंज्ड होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस ना के बराबर होती हैं. इनके अंदर एक केमिकल सुबेरिन भी होता है, जिनकी वॉल्स जो हैं, इनकी वॉल्स के अंदर, जो कि इसे गैसेस और पानी से इम्परवियस बनाता है, मतलब गैसेस और वाटर इनके थ्रू फ्लो नहीं कर पाता. राइट जी. देन वी कम टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फर्क क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के सेल होते हैं, जबकि जब डिफरेंट तरह के सेल्स, मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जब वो आपस में जुड़ के वो बनाते हैं, एक परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है जी. जो परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ने हैं वो है दो, जाइलम और फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर एक से ज्यादा तरह के सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक कॉमन फंक्शन अचीव करते हैं. जाइलम और फ्लोएम एग्जांपल्स हैं इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की. ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, मतलब इनके थ्रू मटेरियल्स ट्रांसफर होता है, और ये वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. वेस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू एक डिस्टिंक्टिव मतलब स्पेशल डिफरेंशिएटिंग फीचर है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. डाइवर्सिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यू नहीं देखने को मिलता, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं उनके अंदर ही जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं. ठीक है. और इनके कारण ही जो प्लांट्स का सर्वाइवल है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर वो पॉसिबल हो पाया. फिगर 6.3 के अंदर जहां पे पीछे स्टेम का सेक्शन हमने दिखाया था, वहां पर वेस्कुलर बंडल के सेल्स भी देखने को मिलते हैं. राइट. जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. ठीक है. ये चार तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स. इनमें से जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है, ट्रैकीड्स, वेसल और फाइबर्स तीनों डेड सेल्स. ये जो सेल्स हैं इनकी वॉल्स थिक होती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डेड. ट्रैकीड्स और वेसल्स ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर, आप ये देख सकते हो, ट्रैकीड है पाइप जैसा, ये वेसल है ये भी पाइप जैसा. ट्रैकीड्स और वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए इनके थ्रू पानी और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वर्टिकली वो इजीली पॉसिबल हो पाता है. जो पेरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है और पानी की साइडवेज कंडक्शन में हेल्प करता है. फाइबर्स मेनली फंक्शन में सपोर्टिव होते हैं. ठीक है जी. उनका काम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना है. फ्लोएम भी चार तरह के सेल्स से बने, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. बट अनलाइक जाइलम, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स होते हैं, बाकी सारे लिविंग सेल्स. सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर सेल्स हैं जिनकी वॉल्स परफोरेटेड होती है. ठीक है. परफोरेटेड मतलब विद होल्स. फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट, फ्लोएम जो है वो जाइलम से डिफरेंट कैसे है? दो तीन तरीकों से डिफरेंट है. नंबर वन तो इसके मोस्टली सेल्स लिविंग है. नंबर टू, ये वाटर को नहीं बल्कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. और नंबर थ्री, जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ नीचे से ऊपर होता है, जबकि फ्लोएम में साइडवेज कंडक्शन और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हर डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है. सो फ्लोएम का काम है लीव्स में जो फूड बना है उसे प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, और इसके अंदर फाइबर्स के अलावा बाकी सारे जो सेल्स हैं वो सारे डेड हो. ये इनकी फिगर्स दिखाई हुई हैं विच आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एंड यू हैव टू learn how to draw tracheids, vessels and this
फ्लोएम सेक्शन। राइट जी, यहाँ तक आज हम करेंगे, बाकी हम एनिमल्स वाला पार्ट जो है वो सारा कल करेंगे।